हेलो दोस्तों, मैं हूं फ़हीम खान और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट हाफ वॉल। हाफ वॉल में मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल जीएम खान साहब। तो जब बात आर्मी की हो और सामने कर्नल साहब हों तो बात हम आर्मी से जुड़ी ही करेंगे। तो कर्नल साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए। तो हम मैं पूछना चाहूँगा कि एक सोल्जर की ज़िंदगी कैसी होती है? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि हाफ वर्ल्ड टीम ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, अ, मुझे जानने के लिए, समझने के लिए। और मैं चाहूँगा कि अपनी पूरी ईमानदारी से पूरे माकूल जवाब दे पाऊँ, जी। तो जो आप पूछना चाहें। तो आर्मी में भर्ती होने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? आर्मी में भर्ती होने की प्रेरणा मुझे अपने वालिद साहब से मिली थी। वो पैराशूट रेजिमेंट में थे और वो सिपाही थे। तो उन्होंने मुझे, मैं आगरा में ही मेरी परवरिश हुई थी। स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक शिक्षा जो थी केंद्रीय विद्यालय में हुई थी। सैनिकों के बच्चे ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय या आर्मी पब्लिक स्कूल वगैरह में पढ़ते। उस समय आर्मी पब्लिक स्कूल वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो केंद्रीय विद्यालय थे। तो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स और केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 जो इधर है आर्मी एरिया के अंदर, उसके अंदर मेरी शिक्षा हुई, प्रारंभिक शिक्षा। 5वीं तक मैंने वहाँ पढ़ाई की और 5वीं के बाद मैंने मिलिट्री स्कूल के लिए टेस्ट दिया और अंत में मैं मिलिट्री स्कूल के लिए सक्सेसफुल हुआ और मिलिट्री स्कूल धौलपुर में चला गया। और नाम जैसा कि पहले ही पता लगता है, मिलिट्री स्कूल धौलपुर। तो मिलिट्री स्कूल मतलब मेरी सैन्य शिक्षा जो कहें, वो बचपन से ही, पहले तो घर से ही मैं देख रहा था, लेकिन स्वयं जो मैंने अपने नाम का राशन खाना शुरू किया था 10.5 साल की उम्र से शुरू किया था। तो कह सकते हैं कि अनुशासन आपको मिलिट्री स्कूल से मिलना शुरू हो गया था। जो आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग है, वो अनुशासन है। बिल्कुल कह सकते हैं। अनुशासन तो वैसे घर से, संस्कार जिसको बोलते हैं वो है, जिसको अनुशासन का भी एक फैक्टर माना जा सकता है। और लेकिन उसके बाद जो प्रॉपर तरीके से जो मिला था, कितने बजे उठना है, कैसा हुक्म मानना है, कैसे ये कोई शेड्यूल को फॉलो करना है, तो वो मुझे मिलिट्री स्कूल से। पहली पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? पहली पोस्टिंग मेरी आगरा ही थी, क्योंकि मैं पैराशूट के लिए वॉलंटियर हुआ था। उसकी प्रेरणा में मेरे फादर साहब थे। जब मेरे वालिद साहब पैराशूट रेजिमेंट में थे, तो मेरे प्रेरणा ली नहीं, टोपी तो लाल टोपी पहननी है और पैराशूट रेजिमेंट में ही जा मतलब जंप करना शौक। जंप करने का शौक था, क्योंकि फादर मेरे प्रेरणा थे। हुँ। तो सर, ठीक है, पैरा में आप यहाँ थे, उसके बाद पोस्टिंग कहीं न कहीं तो हुई होगी आपकी, या कोई ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन कौन-सा था आपका? नहीं, ये हम ऑपरेशंस के रूप में ना देखें, क्योंकि मैं 1987 में भर्ती हुआ था और पहले मैं सेना शिक्षा कोर के अंदर गया था। जहाँ हमारे पहले उस समय, आजकल तो शिक्षा ज़्यादा हो गई है, इतना उतना महत्व नहीं रह गया कि सारे लोग पढ़े लिखे आने लगे। उस वक्त इतने पढ़े लिखे नहीं आते थे, एक ट्रांसफॉर्म हो रहा था सेना के अंदर। तो सेना शिक्षा कोर के अंदर मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, उस जगह पे मैं था और साथ में पैराशूट रेजिमेंट के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहा था। वहाँ से मैंने स्टार्ट हुआ, फिर मैं पैरा कमांडो में कन्वर्ट हुआ। हुँ। पैरा ट्रूपर जो होता है, अब उसकी ट्रेनिंग बड़ी टफ होती है, ठीक है? और आपने की है और कराई भी है। तो थोड़ा-सा पैरा ट्रूपर के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दें कि कैसे ट्रेनिंग करते हैं इसको? और एक मिनिमम एवरेज कितना होना चाहिए पैराट्रूपर्स के लिए, जंप के लिए? हमारे यहाँ एक सेइंग है कि गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल मैन, गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल मैन इक्वल। सारे पुरुषों को या मर्दों को इक्वल बनाया गया है, बट फ्यू आउट ऑफ देम बिकम पैराट्रूपर। उनमें से कुछ लोग पैराट्रूपर बनाए गए। ओके। यानी कि भगवान ने हम सबको इक्वल पैदा किया और उसमें से कुछ पैराट्रूपर बने, यानी कि वो इक्वल में से भी ऊपर निकल निकल के है। ये वक्तव्य अपने आप में बहुत बड़ा है। हम सब बराबर हैं, सबके दो कान हैं, आँख है, नाक एक है, दो हाथ हैं, लेकिन इसके अंदर मजबूती किसके अंदर है? हुँ। तो सहनशीलता, मजबूती, सोच, ताकत, अंदरूनी क्षमता, इन सब चीज़ों को हम एक जब पैराट्रूपर सेलेक्ट करते हैं उसमें देखा जाता है। उसको विभिन्न प्रोसेस में
प्रोसेस में निकाला जाता है। तो उसमें सर क्या-क्या ख़ासियत होती है जिसके लिए पैरा ट्रूपर्स को सेलेक्ट किया जाता है? हाँ, मैं बता पैरा ट्रूपर जो होता है, सबसे पहले तो यही है कि हवाई जहाज़ में सब लोग जो बैठ कर के जाते हैं, वो आराम से आरामदायक कुर्सी पे बैठते हैं। वो अनाउंस होता है कि अपनी कुर्सी की पेटी बाँध लीजिए और सुरक्षा का पूरा ख़्याल रखा जाता है। वहाँ तो मैं बिठाया जाता है कि ये दरवाज़ा खुलेगा और वहाँ से कूद जाओ। अच्छा, तो कभी-कभी देखा मतलब था कि ये भी अपने आप में होता है कि कूद कभी-कभी देखा धक्का भी मारा जाता है पीछे से। नहीं, धक्का नहीं मारा जाता। वो सिर्फ़ एक सपोर्ट होता है कि डिसबैलेंस ना हो जाए, क्योंकि जहाज़ जब चलता है आदमी डिसबैलेंस होता है, तो डिसबैलेंस ना हो जाए, इसलिए एक सपोर्ट दिया जाता है, धक्का नहीं मारा जाता। आदमी तो वैसे ही बाहर निकल रहा है, उसको एक कदम लेना है, वो गेट के बाहर है। सर इसमें बड़ी चुनौती भी बड़ी है कि ठीक है, रोमांच लगता है ऊपर से गिर रहा है, वो कूद रहा है, जंप कर रहा है, लेकिन रोमांच भी इसमें है फ़हीम भाई, और खतरे भी बहुत हैं। आप फ़हीम भाई, आप तो हैरानी होगी। आप तो हमारी बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर हमारी लड़कियाँ लड़ रही हैं कि हमको पैराशूट जंप करना है। जब मैं द खेरिया टाटा गेट पर आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल का जो पैरा होल्डिंग विंग था, जो मेरे अंडर में था, जो लोग ट्रेनिंग के लिए आते थे, हमारे लड़के-लड़कियाँ एनसीसी के आते थे, तो उनकी वो तो लड़ाई होती थी। उनको 5 जंप करने का मौका मिलता, किसी वजह से कम हो गए तो वो आकर के रोती थी, सर मेरे जंप और होने चाहिए। तो आप दूसरे की बात छोड़िए, खतरा, लड़कियों में इतनी ताकत है। तो मैं सिर्फ लड़कियों में बात इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ, लड़कियों में है तो मर्द जो पहले से ही चुनौती से जूझते रहते हैं, शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम होते हैं, तो उनकी तो बात ही अलग है। ठीक है सर, जब बात जंपिंग की हो रही है और जंप की हो रही है, तो बात यहाँ धोनी की भी होनी चाहिए। धोनी ने आपके अंडर में ट्रेनिंग की थी। तो वो पल कैसा था सर जब धोनी आए थे ट्रेनिंग के लिए और मैंने देखा, पढ़ा लिखा और आपने भी मुझे बताया था कि धोनी ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। उन्होंने कहा कि सोल्जर की तरह से मुझे ट्रेनिंग करनी है, वही मैं करूँगा। तो वो क्या-क्या बात हुई उनसे और थोड़ा-सा वो बताएँ? हाँ, ये एक बड़ा टॉपिक हो जाता है धोनी, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है तो उसके बारे में सब लोग ज़्यादा बात करते हैं। वरना धोनी आम इंसान जैसे ही है। चूँकि वो सेलिब्रिटी है इसलिए लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हमारे पैराशूट रेजिमेंट में ही टेरिटोरियल आर्मी के 106 टीए बटालियन, जिसमें मैं कभी हिस्सा रह चुका हूँ, बेंगलोर में है, उसमें आया वॉलंटियर होकर के। और उसने सिर्फ वॉलंटियर होकर के नहीं आया है, जब उसे ये पता लगा कि लाल टोपी उसी को दी जाती है इसने पैराशूट जंप किया होता है। तो मैं उस चीज़ के लिए उस सेलिब्रिटी को सैल्यूट करूँगा। सिर्फ सेलिब्रिटी अपने अपने सेलिब्रेसी के तौर पे उसमें नहीं आया कि मैं सेलिब्रिटी तो आया हूँ, उसने करके दिखाया, ये सबसे बड़ी बात है। और युवाओं को प्रेरित करता है कि अगर आपने कोई चीज़ ली है तो उसको जस्टिफ़ाई कीजिए। उस व्यक्ति ने तो क्या जस्टिफ़ाई फिर किया। धोनी सुबह जैसे सोल्जर सुबह 5 बजे या 4 बजे जाग जाता है, क्या धोनी भी का शेड्यूल वैसे नहीं, ही था? मैं उसी तरफ आ रहा था, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि धोनी के साथ क्या हुआ, जब वो आया तो उसने बोला नहीं मैं भी पैराशूट जंप करूँगा, मतलब मैं भी पैराट्रूपर बनूँगा। तो पैराट्रूपर में 2 चीज़ होती हैं, क्योंकि आर्मी का इंचार्ज मैं था आर्मी के साइड से, और ग्राउंड ट्रेनिंग वगैरह जो देते थे, वो हमारा पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल जो एयर फोर्स के अंदर है, वो लोग देते थे। उन्होंने AN-32 से उसको खुदाया गया और मैंने कुछ पिक्चर्स भी दी थी, शेयर की थी सर और मैं भी उस वीडियोज़ दौरान भी दिए थे। सुबह-सुबह आप लोगों के पीछे भाग रहा था 5 बजे। हाँ, वो सब, तो वो थोड़ा बहुत रखा जा रहा था। और मैं सारे युवाओं को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो व्यक्ति चाहता तो अपने को कि इंडियन क्रिकेट टीम का वो टीम कैप्टन था, उस समय अपने प्राइम पे चरम सीमा पे था। आज 10 साल हो गए उस बात को। आप सोच सकते हैं, उसको एक चोट लगना एक बहुत बड़ा उसके करियर को खतरा था। लेकिन उस व्यक्ति ने एक पल के लिए भी, या 1% तो बहुत बड़ी बात बोलूँगा, रत्ती बराबर भी उसने अपने लिए रियायत के लिए मना किया था। क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में होता था, ग्राउंड ट्रेनिंग होती थी। मैं खुद स्वयं जाया करता था देखने के लिए कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है कि नहीं हुई है। पूरा शेड्यूल होता था और उसमें हमारा जंपर्स पीजीआई बोलते हैं, पैरा जंप इंस्ट्रक्टर, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और अच्छी ट्रेनिंग। कोई उसके लिए भेदभाव का मतलब ये है कि उसको अलग से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, ना उसने लिया। पूरा पसीना बहाया। इनफैक्ट मैंने उससे पूछा भी था कि आप ये इस वाले मौसम में, जुलाई वाले मौसम में कैसे आ रहे हैं ट्रेनिंग करने? आप पसीना-पसीना हो रहे हो।
तो उसने बताया, क्योंकि वो तो स्पोर्ट्स में था, तो बोला कि एथलीट को उस समय चोट कम लगती है। ओह! ये सही है, ये ऐसा भी अलग है? बात। हाँ, मुझे नहीं मालूम, मुझे उससे पता लगा कि जुलाई में ऐसा कम लग। चोट लगती है तो? हम तो सारे महीने एक जैसे मान के चलते, सर्दी गर्मी बरसात, क्योंकि हम तो फौजी, हमें सब तरीके से तैयार हो, वो भी पैराट्रूपर, इसलिए उसके अंदर वो आया। उसने जस्टिफाई किया नाइट जंप। हमने बोला नाइट जंप में ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उसमें ज़मीन तो दिखाई नहीं देती। हम लोग भी मलपुरा भाग रहे थे लेकिन पीछे-पीछे उसने नाइट जंप जैसे। के लिए, हमने उसको बोला भी था, लेकिन नाइट जंप उसने की, हुँ। और प्रॉपर जो पैरा बैच, जिसको चिड़िया बोलते हैं हम, उसने लिया। उसने यानी कि उसको अर्न किया, गिफ्ट में नहीं लिया। अच्छा सर, आपको वीरता पुरस्कार भी मिला है। तो सर कौन-सा ऑपरेशन था जिसके लिए आपको ये वीरता पुरस्कार मिला? उस वक्त मेरी तैनाती नॉर्थ कश्मीर हुँ। के बांदीपुरा इलाके में थी। बांदीपुरा एक, बांदीपुरा। हाँ, बांदीपुरा एक ज़िला है अभी, उसमें था। और वहाँ मैं अपनी एक पोस्ट थी। हर एक पोस्ट का एक एओआर बोलते हैं। एओआर होता है एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अपने थाने नहीं होते, थाने का एक एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसी तरीके से मेरा भी अपना एक एओआर था। तो हम लोग बाहर निकलते थे, घात लगाते थे, रात भर बैठते थे। कुछ 3 दिन का होता था अभियान, कुछ 1 हफ्ते का होता था, दूर-दूर निकल के जाते थे। फिर हमारी अपनी इंटेलिजेंस भी अपनी होती थी। उसको ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट 2 अलग-अलग तरीके से बोलते हैं। तो दोनों तरीके से हम कोशिश करते थे मिले। तो जिसकी बात आप ऑपरेशन की कर रहे थे, मैं पनार नाम का गाँव था, तो पनार में मेरी पोस्ट थी। तो और उसी के पास ही ये आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। तो इसलिए उसका हमने नाम ही ऑप पनार दिया था, ऑपरेशन पनार। ऑपरेशन पनार, ओके। देखने वाली बात ये थी ऑपरेशन पनार में, उससे पहले मैं एक बहुत सदमे से गुज़रा था। सदमे से मेरे अंतर्गत ही हम एक ऑपरेशन के लिए गए थे और रुके थे, तो वहाँ पे जो चरवाहे थे, चरवाहों ने खुद बताया, हमने अपने घात लगा के दूसरी जगह बैठे, उसमें एक चरवाहा था, दाऊद नाम का, तो उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। लोग उसकी बड़ी इज़्ज़त करते थे, गाँव वाले भी करते थे, वो आते थे, और आतंकवादी भी करते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो उनमें किसी चरवाहे हैं, उनको क्या है, बंदूक के सामने कोई कुछ भी बोलेगा। आम आदमी होगा वो भी वैसे ही बोलेगा, बंदूक तान देगा तो। तो वो अपना चरवाहे वगैरह अपना वो करते हैं। उसने उसको लगा या क्या हुआ, उसने बताया आप गलत जगह लगाए, अब यहाँ नहीं, आप उस जगह लगाइए, वहाँ पे आपको मिलेंगे। ओके। उस उ उसने जगह चेंज दाऊद ने बताया? करवाई, जगह चेंज करवाई। और मेरा जो ऑब्जर्वर था उसने मुझे बताया, साहब देखो वो दूर से कोई दिख रहे हैं कि पहाड़ी का ऊपर लेवल, टॉप लेवल जो था, ऊपर आसमान, नीचे वो, तो ऊपर से दिख रहे एक-एक करके आ रहा है। तो मेरी थोड़ी उससे आर्गुमेंट हुआ, नहीं है, वो मेरा जवान बोला साहब है, मेरा जवान सही था, क्योंकि डिसीजन तो अधिकारी ने लेना है। तो मैंने अपना थोड़ा-सा एक किलिंग ग्राउंड बनाया कि वहाँ से आतंकवादी आएँगे और उसके अंदर फँस के फायरिंग होगी। अब शाम हो गई थी जब लगाया, तो बीच में हमसे गलती क्या हुई कि एक पेड़ थे, इस पेड़ के पीछे हमारे 2 जवान खड़े हो गए। अब आतंकवादी, अब हम फायर नहीं बोल सकते कि तो आतंकवादी तो मरे ना मरे, मेरे 2 जवान मरेंगे, हम चुप हो गए। आतंकवादी जैसे ही आए, तो एक-एक करके उतरे थे, इकट्ठे हुए 5 या 6 थे। तो जैसे आए तो मेरे जवानों ने उससे बचने के लिए साइड में हुआ। जबकि वो मार सकते थे, लेकिन वो नए जवान थे, ओह! उनको इतना इल्म नहीं था। वो हमारे फायर का ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। उनको आभास हुआ, उन्होंने पहले फायर शुरू कर दी। वो भी आतंकवादियों ट्रेन्ड ने? होते हैं आतंकवादी। जैसे कि मेरे एक जवान के थाई में गोली लगी और एक के पीठ में गोली लगी। पीठ वाला बच गया क्योंकि उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। लेकिन थाई वाले को गोली लगी और हमने फायर फाइट किया, बाद में हमें मिला, वो बच के निकल गए। ये सितंबर 2010 की बात है। आप यकीन नहीं करेंगे, उस जवान को जब गोली लगी और उठा के जब ले गए, बाद में जब हमने सर्च किया नहीं मिला। हेलीकॉप्टर सुबह-सुबह आया, लेकिन पूरी रात जागता रहा। बोला साहब मैं ठीक हूँ, आप उनको ढूँढो। खून बह रहा है उस बंदे का और वो चिल्ला नहीं रहा है। आप यकीन मानिए कि मतलब ये आँखों देखी वाली बात है। चूँकि उसका इंचार्ज मैं था, तो पूरी देखिए, किसी भी ऑपरेशन की सफलता और असफलता की ज़िम्मेदारी एक अधिकारी की होती है, सैन्य अधिकारी जो भी है, लीड कर रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी मेरी थी। वो बच के निकल गए। ठीक उसके 1 हफ्ते के बाद 15 सितंबर को
अचानक मेरे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मंजीत सिंह है, जिसको मैं बहुत मानता हूँ, मेरे पास आए, बोलते खान तैयार हो जा, ऑपरेशन के लिए चलना है। और मेरी पोस्ट से ठीक तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हम लोगों ने अपनी टीमें लगा दी। मैं जिस पहाड़ी पर था, रात को मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने उठाया, बोला यहाँ नहीं, आप दूसरी जगह पे जाओ अपनी टीम को लेकर। उस जगह दूसरे को भेजा। हमको टेक्निकल इंट मिली थी, ये आतंकवादी है, और वो बात सही थी। मुठभेड़ हुई और हमने आतंकवादी मारे, कुल 5 आतंकवादी मारे। अब मैंने पहले आपको एक चीज़ बताई थी कि मेरे को एक पहाड़ी से निकाल के दूसरी पहाड़ी पर रखा था। जिस पहाड़ी पर रखा था, वहाँ पे हमारा एक जवान शहीद हुआ था, वो नायक हरिंदर पांडे था। और आपको मतलब मैं बड़े भारी मन से कह रहा हूँ कि मेरा साथी था, जवान था लेकिन मेरा साथी था, उस ऑपरेशन का इंचार्ज में था। वो हरिंदर पांडे आगरा का ही था। उसको 9 गोलियां करीब लगी थी। एक वो जवान शहीद हुआ था। तो मैं सोचता हूँ कि जहाँ मैं था, नियति देखो किसको कहाँ लेके, मैं ये नहीं कह रहा वहाँ और भी थे, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ कि जिस जगह मैं था, अंधेरे में किसका होता है, लेकिन मैं दूसरी तरफ आया। तो जो आतंकवादी है, फिर हमने कुल मिला के 5 आतंकवादी मारे थे। उस ऑपरेशन के अंदर हमको 3 सेना मेडल मिले, जिसमें एक हरिंदर पांडे को मिला था, एक मुझे मिला था, और एक हमारे बाद में सूबेदार मेजर बन के गाउंड्री कैप्टन एक उनको मिला था। तो इस तरीके से मारा। और जब गोलीबारी हम कर रहे थे, इसमें मैं एक चीज़ थोड़ा सा ऐड करूँगा, कई बार मैं लोगों को बता चुका हूँ, सिर्फ एक पैगाम देने की सूरत में मैं बार बार इस चीज़ को बताता हूँ कि मेरे एक जवान ने बताया, जो ऑब्जर्वर था, देखना साहब ये सिविलियन है या आतंकवादी है। मैंने देखा, और पाउच वगैरह लगाया है, हथियार साथ में है, कि मेरे मुंह से मतलब जो जोश में हम बोलते हैं, कुछ वो अल्फाज जोशीले निकले, और फिर उसको बोला यार ये तो आतंकवादी है। और मैं चट्टान के पीछे से खड़ा हुआ, फायरिंग स्टार्ट की। उस वक्त मैं ये भूल बैठा कि मैं अपने आप को एक्सपोज कर रहा हूँ। भाई मुझे तो एक आतंकवादी दिखाई दे रहा है, उसके साथी दाएं बाएं भी तो होंगे, सही बात। उसके साथी दाएं बाएं हो होंगे, सकता है वो उसकी मुझे निशाना प्लानिंग बना सकते हैं। हो सकता है उसकी प्लानिंग ऐसी हो। तो जिसने मुझे बताया था, देखना साहब ये आतंकवादी है या सिविलियन है, वो सरदार था। मेरे पास जो रेडियो ऑपरेटर बैठा था, डेविड, वो क्रिश्चियन था, वो सिग्नल रेजिमेंट का था। मैं कमांडर मुसलमान था। मेरे हाथ पे धप जोर से थप्पड़ मारा, छोटे सिंह, अपने यहाँ उरई का ही है, इसी इलाके का ही है। छोटे सिंह ने हाथ मारा, नाराज होके, साहब क्या कर रहे हो, मरोगे क्या? ओ, वो हिंदू था। एक टीम की बात बता तो रहा हूँ, यही तो वहां पे हमारा हमारे कोई धार्मिक भावना नहीं आई है, देश सर्वोपरि। देश सर, ये और हमारे ऐसे देश, मिलके बनता है ये संदेश। यही हमारे देश का सर मिजाज है। ये मिजाज है, इस मिजाज को कायम रखना चाहिए और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। नए यूथ को मैं यही पैगाम देना चाहिए। उसने बिठाया, और मजे की बात, मुझे बिठा के खुद फायरिंग कर रहा है। ओ, मतलब कमांडर को बचाना है, वहां जाति धर्म ये कुछ नहीं है, देश और कर्तव्य है, ये 2 चीजें आगे निकल के। इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से ये चीज बताना चाहता हूँ। सर जब आपकी पोस्टिंग कश्मीर में थी तो एक सद्भावना ऑपरेशन के तहत आपने बहुत बड़ा काम किया वहाँ। कई बच्चों को ट्रांसफॉर्म किया, बहुत सारे बच्चों को वर्दी पहनाई आपने। मुझे लगता है 200 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनको आपने भारतीय सेना की वर्दी पहनाई और उन्होंने बड़ी खुशी से पहनी। तो उस बारे में थोड़ा-सा विस्तार से थोड़ा-सा बताएँ? हमारे सेना के सामने बड़ी चुनौती है। सेना इस आतंकवाद से लड़ने के लिए नहीं बनी है, सही मायने में। सेना का एक कोई निश्चित दुश्मन होता है। एक लाइन होती है जिसको इंटरनेशनल बाउंड्री बोलते हैं। उस तरफ वाला जो है सिपाही, वो दुश्मन है, वो दुश्मन देश है, और हम है। बाउंड्री दुश्मन देश ज़रूरी नहीं, लेकिन रक्षा के लिए। अपने देश की रक्षा तो अपने करनी ही देश की है। रक्षा के लिए अगर कुछ करते हैं तो तैनाती ज़रूरी होती है, लेकिन हमें डिफाइन है, पता है कि वो दुश्मन सेना है और ये हम हैं। आतंकवादी में कैसे भेदभाव करोगे? या नक्सली एरिया में तो चले वो तो जाओगे, क्या सिविलियन भी हो करोगे? सकता है। वो तो हमारी अपना आदमी है, भटका हुआ है बीच में से, लेकिन हम उन्हें खुला भी नहीं छोड़ सकते। जब भी तो अदालतें भी हमारे बीच में से लोगों को सजा दे के मौत की सजा देती है, आजीवन कारावास देती है, जेल में पहुंचाती है। सजा तो सजा है ना।
हमारे पास ये नहीं है। हमारे पास ये है कि जो भटके हुए हैं, उन भटके हुए लोगों को कैसे मुख्य धारा में वापस लाया जाए, ये चुनौती होती ये हमारी सेना करती है। है। इस ऑपरेशन सद्भावना ये हमने लॉन्च किया है और इसके तहत हम लोगों को लेकर के आते हैं। देखिए, सारे लोग तो आतंकवादी नहीं हैं, मुट्ठी भर लोग होते हैं, हर समाज में होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ को सही करना है। आखिरकार हमारा देश है, अगर सही चल रहा है तो उसको सही रखना है, और गलत रास्ते पे कोई चला गया है तो उसको सही रास्ते पे लेकर के आना है। और बाद में अगर जो नहीं आता है, जो बिगड़ ही गया है, जो गलत रास्ते पे चला गया है, तो उसका तो फिर जो भी नियम कायदे कानून बने वो तो उसका उस तो कुछ हिसाब से उसका तो उसका कुछ हो भी नहीं सकता, निस्तारण कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं हो सकता उसका। तो उसी ऑपरेशन सद्भावना के तहत हर उसको काम मिलता था, तो मैंने भी काम किया। मेरी बस एक ही चीज़ थी कि मैं आम जनता के बीच में हथियार लेके नहीं जाता था, और ज़्यादातर मैं सिविल ड्रेस में जाया। बड़ा खतरनाक जगह थी इधर को तो। हाँ, खतरनाक थी, खतरा था, अच्छा खासा खतरा था। ऐसा नहीं है कि मन में एक चीज़ नहीं आती, आती थी, लेकिन धीरे-धीरे कुछ वक़्त वो भी खत्म हो गया। मतलब मौत से डर खत्म हो। अच्छा, सैनिक मौत से डरता नहीं है, या नहीं, कभी ऐसा नहीं, महसूस हुआ है? नहीं, मौत से डर तो देखिए हर किसी को लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम बोल दें, ब्लैंकेट सैंक्शन दे दें कि हम कहीं आसमान से उतरे हुए हैं, डर। मौत तो मौत ही होती है। लेकिन जज्बे के डर जज्बा जब होता है, लेकिन जो जज़्बे के नीचे वो वाली फीलिंग, मौत वाली फीलिंग गायब हो जाती है। तो उसी जज़्बे में मैं काम कर रहा था जब पब्लिक के बीच में जाता, क्योंकि मेरे मन में एक चीज़ आती थी कि एक हाथ में हथियार, एक हाथ में ग्लव्स, ये कैसे हो? एक हाथ में हथियार, दूसरे हाथ में दोस्ती का ग्लव लेके कैसे काम होगा? मैं कैसे बताऊँगा ये हथियार क्यों है फिर मेरे साथ? तो मैंने दोनों हाथों में ग्लव्स पहने, दोस्ती का, प्यार का, अपना बनाया। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कई वीडियोज़ या पिक्चर्स ऐसे दिखाऊँगा, यहाँ पर गाँव के लोग खुलेआम आया करते थे, मेरे पास बैठते थे, मैं उनको ऑपरेशन सद्भावना से तहत कर काम करता, सारे लोग करते थे हमारे उसमें, लेकिन थोड़ा-सा मैं ज़्यादा मशगूल हूँ, इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। इसको मैंने अपना ज़्यादा बड़ा कर्तव्य समझ गया, हथियार से ज़्यादा इसको कर्तव्य समझ लिया। तो जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने जो रिकॉर्ड में पीछे देखता हूँ, तो 211 बच्चे ऐसे थे जिनको कि मैंने बेल्ट फ़ोर्स में भेजा। जब मैं बेल्ट फ़ोर्स बोलता हूँ तो उसमें भारतीय सेना आ गई है, सीआईएस है, बीएसएफ, सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस, ये सब चीज़ें अपनी आ गई हैं। इसमें 9 लड़कियाँ थीं ओह! और बाकी थे तकरीबन, यहाँ तक मुझे अच्छा याद सर, कि 200 जब आप 210 211 बच्चे जब आप ऐसे। लड़कियों की बात कर रहे हैं तो एक लड़की शायद मुझे भी याद है, जिसके फैमिली शायद, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन भीख-वीख माँगते थे। आपने उस बच्ची को सीआईएसएफ में के लिए तैयार किया, उसके लिए सीआईएसएफ के लिए। हालात उनके इस तरीके से थे कि वो अ, उनको सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल था। गुज्जर फैमिली से वो थी। हालात ख़राब थे, सही नहीं थे। तो हम वैसे तो परिवारों को मदद करते हैं कश्मीर के अंदर जिनके पास आर्मी ये दिक्कत होती है, आर्मी से हेल्प कर दें। इसके लिए कुछ नहीं, अपना हेल्प करते हैं, जितना हो सकता है। कि जैसे मेरा एरिया है, एओआर जो बोला था, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके अंदर मेरा ये होता था कोई घर भूखा ना सोए। मेरा ये होता था मेरा घर कोई भूखा ना सोए, तो मेरी कोशिश होती थी कि करने के लिए किसी न किसी ज़रिए पता करना। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि ये कितना कामयाब रहा, नहीं रहा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रही कोई भूखा ना सोए, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं कामयाब रहा इसमें, कि कोई घर भूखा नहीं रहा। तो ऐसे ही एक मैं नमाज़ पढ़ के जब निकल रहा था, नमाज़ की भी एक कहानी है उसमें, कि जब नमाज़ पढ़ने जाता था, लोग पहले बड़ा शक की निगाह से देखा करते थे कि ये असली मुसलमान है या क्या है? क्योंकि हमारे ऐसा होता था, हम लोग भी अपना नाम बदली करके और कोई नाम रख दिया, ठीक है? जैसे गौरव भाई है, गौरव भाई ने अपना नाम साहिल रख दिया, वो करना र पड़ता है, रहमान वो रख लिया। करना पड़ता है उसके लिए। तो वो लोगों को पहले से ज़हनियत में थी। लेकिन मेरा नाम तो पहले से ही, जो गुलाम मोहम्मद खान, तो पहले ही मैंने जीएम खान लिख रखा था। तो वो शक की निगाह से देखता था, इनको नमाज़ आती है कि नहीं, तो पकड़ लेते हैं। क्योंकि जो आए वो प्रॉपर नमाज़ नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन हम तो अच्छा, पकड़ते भी हैं? नहीं, तो पकड़ में आ ही जाएगा, जो सही तरीके से नहीं पढ़ पाएगा या क्या हो पाएगा, वो डर होता था। क्या क्योंकि जो पूछते भी मेरे थे? ऐसे खुल क्या के नहीं नमाज़ जाया के बारे में करते। पूछते भी हैं? नहीं, पूछते नहीं थे, लेकिन शक की नज़र से देखते थे लोग, नज़दीक नहीं आते थे, दूरी अपना लेते थे उन लोगों से।
वो ज़्यादा मतलब वो नहीं भिड़ते थे, लेकिन मुझे मालूम था कि हाँ, इससे दूर रहना है। दूर रहना है। उनको डर है ना, क्योंकि अगर वो सेना के नज़दीक आते तो आतंकवादी उसको वो प्रताड़ित करेंगे। अच्छा। अच्छा, आतंकवादी तो कोई भी एक्शन करके चला जाएगा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई है? लेकिन अगर सेना गलत करेगी, सेना के खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिर सेना पूछताछ तो करेगी, तब भी वो परेशान हो रहे हैं। अगर आतंकवादी उसके घर में आएगा तो सेना पूछताछ करेगी, इसलिए वो दोनों न्यूट्रल रहते थे। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, अपना वो वाली बात पे चलते हुए। तो जब मैं ऐसे ही आते थे, धीरे धीरे उन सबको भरोसा हो गया, तो मुझसे सब मिला करते थे। नमाज पढ़ के जब मैं निकल रहा, मैं जूते जैसे पहनने लगा, तो एक लड़की ने मुझसे हाथ मांग के कुछ मांगा। तो मैंने उस समय मैंने बोला, बेटा तू तो अभी यंग है, ऐसे कैसे कब तक गुजारा करोगे, तुम काम क्यों नहीं करते? तो मैंने उसको 10 रुपये दिए और चल दिया। कि तमाम लोगों से मिलते हैं, आप लोग भी मिलते हैं, हम भी मिलते हैं चलते सफ़र में, ऐसे वो भी था। लेकिन किसी ने उसको बोला, तब मैं मेजर हुआ करता था, अरे ये मेजर साहब है, इससे तू अपने काम की बात कर। अगर इसने ऐसा बोला है तो काम की बात कर। उसने मेरा पता पाया। मैं जगह जगह हेल्पिंग हैंड नाम से पोस्टर चिपकाया करता था, जहाँ जहाँ नौकरियाँ मिलती थी, अब सहयोग करने के लिए कि मेरे पास ट्रेनिंग लो और करो। जब भी तो वो 200 से अधिक बच्चे सिलेक्ट हुए। उन 200 से अधिक बच्चों में तकरीबन 150 बच्चे पत्थरबाज थे। उनको पत्थरबाज कहना भी नहीं होगा, क्यों, तो वो एक मार रहा है, मैंने भी उठा के मार दिया। यंग जनरेशन तो ऐसी होती है ना, बल फोड़ दिया, ये कर दिया। तो वो ऐसा किया करते थे, लेकिन उनकी क्या ज़िंदगी ख़राब होती थी। नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, नाम दर्ज हो गया, काम वगैरह, पढ़ाई के लिए सब पूरा घर भी परेशान होता था। उनको मोटिवेट किया, मोटिवेट करके फिर उसमें किया। तो ये बच्ची आई, आने के बाद फिर मैंने उसको सहयोग किया। पहले तो पढ़ाया, 10वीं पास करवाई, फिर सीआईएसएफ के अंदर इसको पूरे भर्ती करा दिया। तो वो आज कांस्टेबल है। और इस बात को कितने साल हो गए, आज मेरे ख्याल से 15 साल हो गए करीब। एक बच्ची और भी थी हाँ, एक बच्ची और। जिसको आपने सिंगर बना दिया। नहीं, मैंने नहीं बनाया, उसकी चाहत थी। कोई भी इंसान किसी को बना नहीं सकता जब तक कि उसके अंदर से चीज़ ना निकले। कई लोगों की हिडन होती है, जिसको हम सहयोग करते हैं, उसको तराशते हैं, बोलते हैं, वो चार्ज्ड अप होता है और उसी मुकाम को हासिल करता है। तो दूसरी बच्ची है वो शमीमा अख्तर, उसकी अपनी चाहत थी कि मुझे गाना गाना है। उसको थोड़ा सपोर्ट किया, मेरे परिवार ने सपोर्ट किया, मैं उसको यहाँ पर लेकर के आया आगरा में। आगरा के बाद फिर लखनऊ में भातखंडे म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है, जिसको डीम्स यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाता है, उसके अंदर भेजा। वहाँ से फिर वो सरहद नाम का इंस्टीट्यूट है पुणे में, उधर चले गए। और वो अब काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी मराठी और कश्मीरी जो है उन फील्ड में ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं सर कि आपका आपका और कश्मीरियों का रिश्ता बड़ा अच्छा रहा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि कश्मीर को मैं अपना दूसरा घर ही मानता हूँ। आप देखिए, कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। अब पूरी ज़हनियत चेंज हुई है, खासकर धारा 370 जो सरकार ने हटाई है, उसके बाद तो और भी खुल के चीज़ सामने आई है। लोग खराब नहीं है, जो पॉलिटिक्स जो होती है वो चीज़ खराब है, हम्म। वो चीज़ का फर्क पड़ता है। धारा 370 हटने के बाद और उससे पहले का उस माहौल में कितना अंतर देखते हैं आप? देखो, क्योंकि आप तो बहुत लंबे टाइम तक मैं यही बता रहा, इसलिए मैंने एक पॉलिटिकल वर्ड्स यूज़ किया था। आम पब्लिक को क्या फ़र्क पड़ना है उससे? आम पब्लिक को क्या फ़र्क पड़ना है? उसको तो अपने डेली गुज़ारा करना है, आगे आना है। उसके लिए पहले भी ऐसे। अच्छा ये बताइए, हम और आप, हमारे सरकारें बदली होती हैं, हमारी रोज़ी-रोटी तो वैसी चलती है ना, कोई भी सरकार आए। अगर हम सरकार के विषय में, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है, एफडी आ रही है, वो आ रही है, कुछ भी अगर कर लें, कोई भी ग्रुप आ रहा है, वरना अगर उस दिशा में सोचना भी छोड़ दें, तो हम तो जैसे चाहे पहले तो वैसे ही अब नहीं पाएँगे। आम ज़िंदगी का वो नहीं होगा। देश, वर्दी और ज़मीन का आपकी नज़र में से क्या मतलब है सर? क्या बताया आपने दोबारा? देश, देश, वर्दी वर्दी, और ज़मीन। ज़मीर। ये सवाल पूछा क्यों जाता है? और खासकर वर्दीधारी से क्यों पूछा जाता है कि वर्दी या देश या ज़मीर? देश तो देश ही, जब देश हो गया, अब देश
को अगर देख ले क्या है, जो पाकिस्तान कभी हमारा देश, हमारा ही देश था, बांग्लादेश हमारा देश था, तब की सीमाएं वो थी। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की सीमाएं उतनी सीमित थी, और जो सीमाएं जितनी थी तब वो देश की सीमाएं बदली होती रहती हैं। लेकिन आज जो हमारा देश है, आज जो हमको दिया है, मेरा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी का भी देशवासियों का, वो जो सीमाएं जो बना रखी है, जिसको हम भारत देश आज की तारीख में बोलते हैं, वो सीमाएं हैं। इसका कानून सबसे बड़ा है, और जब वर्दी पहन लेते हैं तो इसलिए हम शपथ जो होते हैं वो कानून की लेते हैं। और आप कभी देखना, आप कभी परेड देखेंगे जिसको कसम परेड बोलते हैं, सभी धार्मिक किताबें जाते हैं उसके ऊपर हाथ रखकर बोल कसम खाते हैं। हाँ, ये ऐसा सभी करते हैं? सभी। हम अपने, मैं हिंदुस्तान की बता रहा हूँ, सभी है। पंडित जी, ग्रंथी जी, बाइबल, ये सब, गीता वगैरह सब हमारे सामने जाते हैं, हम उसके ऊपर हाथ रखते हैं। हाथ रखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ खाते हैं कि जहाँ भी हमें आदेश मिलेगा, हवा में, ज़मीन में, पानी में, हम उस आदेश का पालन करेंगे। इसलिए देखना, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, किसी भी देश की सबसे अंतिम हथियार सेना होती है सरकार के पास। अर्ध सेना वगैरह की बात नहीं कर रहा, सेना होती है सबसे अंत में। चलिए सर, बात जब सेना की हो रही है तो फिर बात ऑपरेशन सिंदूर की भी कर लेनी चाहिए। अभी हाल ही में जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया पाकिस्तान को, उस बारे में क्या सोचते हैं आप? ऑपरेशंस तो हमारे अलग अलग तरीके चलते रहते हैं, लेकिन हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर आया है, तो टेक्निकल वर्ल्ड है, तो अभी सबके जुबान पे ये चढ़ा है। सबसे पहले तो मैं उसका बहुत ही निंदा करना चाहूँगा, जो कायराना कार्य जो किया था, जो अननोन आतंकवादियों ने। जाहिर सी बात है, भारत की धरती में आतंकवादी नहीं पनपते, जो भी आते हैं वो बाहर से आए हैं, यहाँ पैदा नहीं। बाहर का मतलब पाकिस्तान से? पाकिस्तान से ही है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान, वो खुली किताब है, उसको कोई झुटला भी नहीं सकता, खुली किताब है, और हमें मालूम भी है। तो ऑपरेशन सिंदूर में जब वो आए, उनका एक मकसद जो मैं समझ पाया हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, कि अगर धर्म पूछ पूछ करके मारा जा रहा है, तो वो यहाँ पे एक धार्मिक जो विवाद या उन्माद दूरियां फैलाने पैदा की करना कोशिश, चाहते थे, उन्माद फैलाने की कोशिश। वो उन्माद उसमें कामयाब नहीं हुए। ये हमारे देश की सबसे बड़ी जो है वो ताकत है जो हम लोगों ने दिखाई, और वही हम दिखा सकते थे। मतलब कह सकते हैं कि सर, क्या हमने अपने इस मोर्चे पे, आम पब्लिक ने ये मोर्चे पे सफलता पाई। ये कह सकते हैं कि जब कि भारत अब रिएक्ट नहीं, एक्शन करता है। नहीं, वो एक्शन तो जब हमने किया, जो एक्शन के किया, जो हमारे बीच में कर रहे थे, इसको हमने पनपने नहीं दिया। अगर ये पनपने दिए थे तो हम आंतरिक उस परेशानियों से जूझते रहते। हम इन चीज़ों से हमने ओवरकम कर लिया ना। नहीं, हमने पाकिस्तान को भी बता दिया ना कि हम बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन पाकिस्तान को 7 मई को जो हमने अटैक किया था, तो 7 मई को अटैक किया था, उसको जब बालाकोट का जो करेंगे एडवांस वर्जन बोले, बालाकोट में तो गए और आ गए। कभी आपने सोचा कि हमने गए और जाके उनके 9 ठिकाने ध्वस्त करके आ गए? तो ऐसा क्या था, 9 ठिकाने हमें मालूम था, हमने पहले क्यों नहीं की? हमें ऐसा क्यों? मालूम था कि ये ठिकाने हैं, लेकिन पहले क्यों नहीं की? हर जगह देखिए, हर जगह हमें जस्टिफाई करना पड़ता है, जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, कि अगर हम किसी भी देश में जा रहे हैं और करके आ रहे हैं, वो पीओके, उसको तो भारत अपना मानता है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। लेकिन हमने तो इसके अलावा उनके मुख्य जो ज़मीन है, वहाँ तक भी, उनके एयर बेसिस तक भी जाके अटैक किया था। अब ये 9 बेसिस जो आतंकवादी ठिकाने जो थे, जिनके ऊपर हमने अटैक किया था, वो कैसे कर लिया था? हमें जानकारी थी, और ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? टेक्निकल इंड और ह्यूमन इंड। तो हमारी जो खुफिया तंत्र है, यानी कि उन्हें सटीक जानकारी दी थी। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि लाहौर तक जो हमने मिसाइलें दागी, वो सीधा-सीधा इस्लामाबाद को संदेश था कि अब ऐसा होगा। जब अटैक किया तो उनका बताया ही नहीं, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, चुप नहीं रहेंगे। अब हम रिएक्टिव नहीं होंगे। इस बार तो रिएक्टिव थे, आइंदा अब प्रोएक्टिव होंगे। अगर कुछ भी ऐसा लगा हमें, तो हम पहले से एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। संदेश देना ज़रूरी था, जो संदेश दिया गया। खान साहब, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो क्या हमने पहले पाकिस्तान को बताया था या हमने सीधा डायरेक्ट हिट किया उसको?
इसकी जानकारी तो हमें विदेश मंत्री के ज़रिए पता लगी कि हमने तकरीबन आधा घंटा पहले पाकिस्तान को बता दिया था, तो जिसमें काफ़ी सारा लोगों का विरोध भी सामने आया। देखो, सैनिक दृष्टि से तो सही नहीं था, सैनिक दृष्टि से ये सही नहीं था, लेकिन अगर हम कूटनीति दृष्टि से देखें तो ये बहुत सही था, क्योंकि ये हमारा सैनिक दृष्टि का मतलब जो मेरा है कि ये सैनिक वैसा वाला हमला नहीं था कि हम पूरे युद्ध में जा रहे हैं। हमारे टारगेटेड अटैक थे, वो भी आतंकवादियों के खिलाफ। तो ये संदेश देना कि हमने पहले बता दिया हम कर सकते हैं या करेंगे, ये तो अगर देखा जाए ये तो आम मंचों से तो पहले ही प्रधानमंत्री बोल चुके थे, माकूल जवाब दिया जाएगा, गृह मंत्री बोल चुके थे, विदेश मंत्री बोल सकते, सैन्याध्यक्ष बोले थे, मौका मिला, हमें आदेश मिला तो हम करेंगे, तो ये तो पहले भी बोला जाता रहा है। लेकिन जब करेंगे वाली बात जो आई थी, उसका मकसद क्या था? जो मैं समझता हूँ उसका मकसद था, और बहुत अच्छा संदेश अगर एक हिसाब से है, विश्व फोरम में जो गया है, विश्व मंच में, वो इस चीज़ का गया है, जो मैं समझता हूँ कि भारत जो है, उनका निशाना वो एक पर्टिकुलर कैंप थे, जहाँ से आतंक की फैक्ट्री जिसको बोल देते हैं, वहाँ थे, और आम जनता को नुकसान पहुँचाना नहीं था। अच्छा सर, पाकिस्तान को शायद मुझे लगता है कि इतनी उम्मीद भी नहीं होगी कि भारत ऐसा कर सकता है। हाँ, क्योंकि पहले यही वजह रही कि 48 घंटे के अंदर उसने हथियार डाल दी कि भाई सीज़ फायर। नहीं, देखिए, क्योंकि इससे पहले नहीं हुए ना ऐसे। हुँ। इससे पहले जो भी हुआ हम बोल गए, ऐसे भाषणों में या अखबारों के लेख में जो उस तरीके से चर्चाओं का विषय बना रहा, प्रैक्टिकल करके तो नहीं दिखाया। तो कभी-कभी करके दिखाना पड़ता है। अब पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान डायरेक्ट तो नहीं कर रहा है, हुँ। उसने अपना छद्म रूप लिया है दूसरे आतंकवादियों के मार्फत, जिनको ब्रेन वॉश किया गया है देश के। छोटे-मोटे क्या करेंगे? सिर्फ अस्थिरता फैलाने का तो मकसद है, और क्या मकसद है? तो पाकिस्तान के पास स्पष्ट रूप से संदेश गया है कि अब इस तरह का कोई दुस्साहस नहीं करेगा। हालाँकि हरकतों से बाज़ नहीं आएगा, मुझे यकीन है। बट ऐसे दुस्साहस करने से पहले वो कई बार वो देखेगा, सोचेंगे। सोचेगा। लेकिन सर क्या लगता है कि हम पाकिस्तान को जीतने के या फिर कह सकते हैं पीओके को लेने के बहुत करीब थे, फिर हमने सीज़ फायर कर लिया। तो ये इस आप अपनी नज़र से बताएँ कि ये क्या ठीक था? क्या हमें कुछ और आगे कार्रवाई करनी चाहिए थी? देखिए, एक होता मकसद। हुँ। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था? क्या मकसद से आगे की बात हमने सोच के प्लान किया कर रखा था? हमारा मकसद तो उस समय ऑपरेशन सिंदूर की बता रहा हूँ मैं। एक बृहद मकसद पीओके को मिलाना है, वो अलग बात है। हुँ। युद्ध करके मिलाना है, कूटनीति से मिलाना है, माहौल तैयार करके मिलाना है, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक आपने ऑप सिंदूर की बात की है, ऑप सिंदूर का मकसद तो पीओके को मिलाना नहीं था। ऑप सिंदूर का मकसद था संदेश देना, और आतंकवादी ठिकाने यहाँ से ये लोग चल के आए थे या बताए थे, जिनकी जानकारी हमारे पास, उन ठिकानों को ध्वस्त करना, और वो हम दे चुके। और जो कि हमने कर दिया। तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर तो सही मायने में तभी खत्म हो गया था, जब हमने 9 आतंकवादी ठिकाने खत्म किए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की तरफ से बाद में जब अटैक आना शुरू हुआ, फिर लाहौर तक हम फिर वो और आगे गए। फिर हमने स्पष्ट फिर उनके मुख्य वो पाकिस्तान के नूर बेस पे भी किया, बेस पे किया। हाँ। हवाई अड्डे पे जिसमें किया, नूर बेस के ऊपर, उसमें तो ज़्यादा तबाही मची। अच्छा सर, आप देखिए कि पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी ऑपरेशन सिंदूर से, और पाकिस्तान जश्न भी मना रहा है कि हम जीत गए। इसे कैसे देखते हैं आप? देखो, संदेश क्या दोगे पब्लिक को? आप पब्लिक को संदेश क्या दोगे? पब्लिक को संदेश तो ये देना है कि हम जीत गए। इसमें हार-जीत का पैमाना कौन तय करेगा? भई, किसी ने आके उस पे स्टैम्प लगाया कि आप जीत गए या कुछ हुआ, इसमें एम्पायर कौन है? हुँ। कोई नहीं है, तो आप कुछ भी बोलते रहो। लड़ाई 2 आदमी व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हुई, एक ने 1 दाँत तोड़ा, दूसरे ने 3 तोड़े, नुकसान तो दोनों का ही हो गया। जश्न की क्या बात है कि मैंने 3 तोड़ दिए या मैंने 1 तोड़ा, नुकसान तो दोनों का हुआ। लेकिन आम पब्लिक के ज़हन में तो ये बताया जाएगा कि अपने 3 दाँत नहीं दिखा रहा, 32 तोड़ दिए। वो उसका 1 दाँत तोड़ा है हिंदुस्तान का, वो वाला बताएँगे कि हमने ये कर दिया, ठीक है? और वो भी तोड़ा ही नहीं तोड़ा पता नहीं है, पब्लिक तक पहुँचाना है आवाज़। जश्न मनाने में कोई जश्न में ऐसा डुबा दो कि तुम्हारे नुकसान जो है वो चीज़ दब जाएगी, लोग जश्न में मशगूल हो जाएँगे। आप वो क्यों नहीं सोच रहे? और वही वजह कि आर्मी
कि जो जनरल हैं उन्हें प्रमोशन दे दिया। हाँ, तो क्यों चर्चा का विषय, उसका मतलब है कि अपने उसको स्टैंप लगाने का कैसे पता लगेगा? दे दिया। लेकिन इसमें तो अगर वो देखा जाए तो इसके अलावा क्योंकि उन्होंने ऐसा क्या काम किया, अगर देखा भी जाए ऐसा क्या किया जिसको प्रमोशन दिया जाए? कोई ज़ुद तो था नहीं। अच्छा सर, मेरे ज़हन में कई बार बातें आती है, देखता हूँ कि आर्मी, पाकिस्तान आर्मी की खासकर बात कर रहा हूँ, हमने तो बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और जीते भी हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ कि इन्हें मेडल्स कहाँ से आते हैं? युद्ध तो जीता नहीं उन्होंने। वो मेरा ये पर्सनल सवाल है, ये नहीं आप देखिए, ज़्यादा बेहतर बता सकते अगर हैं। अगर हम बताएँगे ऐसे तो हमारे भी मेडल्स लगते हैं। अब देखो नहीं, एक स हम तो जीते हैं सर, हमने नहीं तो देखो, काम किए हैं। एक सैनिक दूसरे सैनिक का हमेशा सम्मान करता है, चाहे किसी भी हो। सैनिक कौन होता है? जो अपने देश के लिए लड़ता है। वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इसलिए आपको याद होगा सिकंदर आया था, पौरुष को पकड़ा था, तो तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए? ये एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ऐसे ही हम एक सैनिक दूसरे सैनिक के साथ जब लड़ रहे होते हैं तो दुश्मन है। इसलिए आपने देखा होता है जब चार्टर भी है इसके लिए और हम उसको मानते भी हैं कि जब कोई मरता है, जैसे पाकिस्तानी सैनिक अगर मर रहा है तो उसको बाकायदा पूरे सम्मान के साथ दफनाया जाता है। अच्छा, ऐसा हम करते हैं। नहीं ऐसा मतलब ये करना चाहिए, लोग करते हैं, देश करते हैं। कुछ एक मामलों को छोड़ के अगर ऐसा भी ये करते हैं, बॉडी पहुंचाई भी जाती है तो वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। ये सैनिक का धर्म है, ये कर्तव्य है। ओके। वो पाकिस्तानी सेना के या चीनी सेना के या किसी की, उसकी मेरी पर्सनल लड़ाई क्या है? देश के लिए है ना। तो जब तक लड़ा वो अपने देश के लिए लड़ा तो सम्मान देता है। आपको पता है कई मामलों में ऐसा हुआ है कि हमारे भारतीय सेना के अधिकारी ने, एक ब्रिगेडियर साहब ने पाकिस्तान को चिट्ठी लिखी कि आपके फलाना सैनिक या अधिकारी ने इतना अच्छा काम किया है, वो सम्मान का हकदार है। तो हमारी चिट्ठी को मान्यता देते हुए उन्होंने वहां मेडल दिया उसको। ओह! ये होता है सैनिक का कर्तव्य। इसी तरीके से दूसरे लोग भी हमारे साथ करते कि तूने ऐसा काम किया, तो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, वीरता की मिलनी चाहिए। ठीक है? तो ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप और गहराई में जाएँ, सैनिक हम कैसे रहते हैं? जब हमारे संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के मिशन होता है, उसमें कई बार जो होता है, कमांडर जो होता है, पाकिस्तानी कमांडर होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, हाँ, वो हमें पाकिस्तानी। कमांड करता है? वो हमारी पलटन कमांड होती है, उनकी भी पलटन होती है, हमारी भी होती है। वो उसके दूसरी भी पलटन होती कमांड है, वो कर रहा फ्रांस की होता भी है, पलटन होती है, कमांड वो कमांडर कर रहा वो होता होता है। कई जगह हमारा कमांडर होता है और सब साथ में हँसते-बोलते रहते हैं। जब अपने-अपने देश में आते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। है। अपने-अपने देश में आते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। तो वो अलग चीज़ है एक। बल्कि बॉर्डर पे होते हैं, पहले टाइम पे जब मैं बॉर्डर पे था तो कैसेट चलाया करती थी, कैसेट भी आदान-प्रदान हुआ हो जाया करते और जब लड़ाई होती थी, तो तू कौन, मैं कौन? तब बिल्कुल प्रॉपर लड़ाई होती थी। उसमें ये बड़ा क्लियर है भैया, नॉर्मल है तो उसमें तो इससे हम पाकिस्तान की जो मैं बता रहा हूँ, मैं एक सैनिक की बता रहा हूँ, सिर्फ़ पाकिस्तान के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। हाँ, मैं एक सैनिक की, सैनिक के हिसाब हम से सैनिक बता की रहा हूँ, बात। पूरी दुनिया के सैनिकों का ये बता रहा हूँ। तो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन जो सेना होती है, उसके अंदर देखेंगे तो आपको वहाँ बड़ी एकता मिलेगी। ओके। वहाँ वो सेना हो गई, वो देश नहीं, सेना है वहाँ। वो वहाँ सेना है, वो देश नहीं है। यहाँ देश की जब लड़ाई होगी तो उस हिसाब से है। कर्नल साहब, इस टाइम आप देख ही रहे हैं कि ईरान और इज़राइल युद्ध चल रहा है, तो आप इन दोनों देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं? एक सैनिक होने की नाते आप कैसे महसूस करते हैं इसे? युद्ध तो कहने को तो कह रहे हैं कि युद्ध विराम हो गया है, लेकिन तनाव तो है और क्षेत्रीय सुप्रीमेसी के लिए, प्रभुत्व जमाने के लिए उस क्षेत्र के, मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में किसका प्रभुत्व ज़्यादा है, ये प्रभुत्व की लड़ाई है। वो आदमी शांत तो बैठता नहीं है, तो प्रभुत्व की लड़ाई है कि उस क्षेत्र में उसका ज़्यादा आ जाए, प्रभुत्व आ जाए। कई लोग इसको धार्मिक युद्ध मानते हैं। मेरे ख्याल से धार्मिक युद्ध से ज़्यादा ये प्रभुत्व की लड़ाई है, उस क्षेत्र में जो हो लेना है। जिसका सुप्रीमेसी होगी फिर उसी की कमांड चलती है, अपना कोई दादागिरी कह क्षेत्र है। सकते हैं सर? दादागिरी भाई जिसकी दादागिरी होगी उसी का प्रभुत्व होता है, किसी भी क्षेत्र में। अच्छा, से ये जंग का सर असर पूरी दुनिया पे क्या पड़ेगा या पड़ने वाला है? क्या आप कैसे देखते हैं इसको? जंग तो किसी समस्या का हल है नहीं। कोई भी चीज़ का है वो अंत में टेबल के ऊपर बैठ के ही बातचीत से ही होता है। जंग तो सिर्फ़ अपना वो एक मसल फ्लेक्स है, मसल को थोड़ा दिखाने की बात आती है कि हम कुछ कर सकते हैं।
और सामने वाले को भी आंकने का अंदाज़ा होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इज़राइल ने जो अटैक किया था परमाणु उनके जो ठिकानों ठिकानों के ऊपर अटैक किया, और आप देख लो उन्होंने बड़ा प्रिसिशन किया, उनके अधिकारियों को मारा, नेताओं को मारा, बिल्कुल टारगेटेड, आम पब्लिक के लिए नहीं था। जब परमाणु संयंत्र के ऊपर किया, ठिकानों के ऊपर अटैक किया, इसके मायने क्या थे? उन्होंने अपना दिखाना था हम ये टारगेट कर रहे हैं और आप अपनी चीज़ें कर दो और फिर अपना प्रभुत्व जमाना है। लेकिन पलटवार की उनको अंदाज़ा था कि होगा, लेकिन इस तरीके से भी ईरान करेगा, वो नहीं था। अब ये छोटी-मोटी कुछ चीज़ को छोटी-मोटी कह रहे हैं तो बड़ी घटना, लेकिन कुछ चीज़ें करने के बाद पता लगती है, खुल के आती है कि इसका कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके साथ है। अगर अमेरिका को भी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इज़राइल की इस तरीके से पता लग गया कि ईरान कहाँ खड़ा है, ईरान के साथ क्या है। आगे जो भी कुछ करेगा उसी हिसाब से इनकी प्लानिंग चलेगी। आज खुल कर के ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया अगर उसके साथ आ रहा है, तो उस हिसाब से अगली प्लानिंग उनकी मेरा अगला सवाल भी सर यही था कि आप जो कह रहे हैं कि इज़राइल के साथ अमेरिका है और ब्रिटेन है, तो ईरान के साथ चाइना है, रूस है और कंट्रीज़ हैं। तो क्या नहीं लगता कि हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं? नहीं, ये अतिशयोक्ति होगी मेरे हिसाब से कहना। तीसरा विश्व युद्ध क्या है? तीसरे विश्व युद्ध तो चौथा विश्व युद्ध लाठों डंडियों से ही होगा। चेरनोबिल में यूएस में सिर्फ 4 या 5% ही रिसाव हुआ था, उसमें लाखों लोग मरे थे। हुँ। जबकि वो पूरा वैसा परिष्कृत भी नहीं था, तैयारी हो रही थी, उसी में से इतना नुकसान झेलना पड़ा। तो ये तो पूरी दुनिया ख़त्म होगी। तीसरा विश्व युद्ध रोकने की कोशिश की जाती है, ठीक है? सिर्फ ये खेमे बढ़ गए। अब ये खेमे भी इसमें क्यों आए? डायरेक्ट वॉर में क्यों नहीं आ रहे? डायरेक्ट वॉर में आते तब हम तीसरे विश्व युद्ध की बात करते ना। तीसरे विश्व युद्ध तब हो गए, अब डायरेक्ट वॉर में आएगा। बोला हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। पावर ऑफ बैलेंस की बात है, बैलेंस करने के लिए, पावर को बैलेंस करने के लिए। और ईरान अलग थलग ही पड़ा रहेगा तो फिर तो वो हावी हो गए। तो उन्होंने किया, अमेरिका ने युद्ध बंद करने के लिए, जो मैं समझता हूँ क्या हुआ, बम वर्षक विमान भेजे, टारगेट हिट किए और तुरंत ही उसके बाद बोला नहीं बस बंद करो, सीज़ फायर हमने कर दिया। अच्छा, मुझे लगता है सर मैसेज कि सीज़फायर का कुछ उद्देश्य था। नहीं, तो इसके आगे क्योंकि बात ही नहीं बढ़ती, क्योंकि एक लेकिन दोनों देश तो अभी भी बम बरसा रहे हैं ना एक-दूसरे पे। नहीं, अभी तो ऐसे सीज़ फायर कबूल करने के बाद, दोनों देशों का सीज़ फायर कबूल करने के बाद अभी नहीं है, तनाव की स्थिति तो बनी रहेगी। ये नहीं कि खत्म हो गया। ईरान कह अभी आप उसमें देख लीजिए। ईरान कह रहा है होल्ड। नहीं तो होल्ड का अब हमने भी तो ये बोला है। हाँ। राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला है? ऑफ सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो क्या हम अटैक कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। खत्म नहीं हुआ है। संदेश साफ है। संदेश साफ है कि ऑफ सिंदूर खत्म नहीं हुआ भैया, अगर किया तो चलेगा आगे भी। ये होल्ड पर है, खत्म नहीं हुआ है। अच्छा सर, क्या ऐसा महसूस इज़राइल को पहले से था या नहीं था कि ईरान के पास इतनी ताकत है, वो इतना कड़ा जवाब देगा? एक बात तो हम करते हैं कि बिल्कुल टारगेटेड अटैक करके उनके सुप्रीम सैन्य अधिकारी उनको मारने की, उन ठिकानों को मारने की। तो जब इतनी सटीक जानकारी हो सकती है तो ये जानकारी नहीं होगी इनके पास, ये क्या कर सकते हैं? ये जानकारी नहीं होगी, ये क्या कर सकते हैं? हुँ। और जानकारी नहीं थी तो अब हो गई, तब नहीं थी तो अब हो गई, क्या कर सकते हैं? चलिए, अब ये तो युद्ध की बात हो गई, अब लास्ट एक सवाल और करते हैं। वो कलर साहब की ज़िंदगी से जुड़ा रहेगा कि जब आप सेना में थे और जब आपने वीआरएस लिया, एक तो आपने वीआरएस लिया क्यों? थोड़ा उसके बारे में बताओ। सेना में मैंने तकरीबन 32 वर्ष की सेवाएं दी सेना को। अगर मैं बचपन की चीज़ें करूं तो तकरीबन 40 साल मुझे हो जाते हैं सेना का राशन खाते हुए, आर्मी स्कूल से। आर्मी मिलिट्री स्कूल से। और फिर वो हॉस्टल लाइफ थी, वहीं पे रहते हैं। पीटी परेड तभी से स्टार्ट हो गई थी, छठी क्लास से हमारी। हुँ। तो सिविल लाइफ तो देखी नहीं थी। तो जब आए तो मेरे फादर को पार्किंसन हो गया था, बिस्तर में लग गए थे, उन्हें ज़रूरत थी। ओके। तो एक बेटे का वो फ़र्ज़ भी निभाना था
और आपको एक चीज़ और बताऊँ, मैं सभी युवाओं को बताना चाहूँगा, माता-पिता की जितना सेवा कर सकते हैं आप कर दीजिए। उनके जाने के बाद सिर्फ़ आपको पछतावा होगा। कुछ ऐसा ना बोलिए, क्योंकि आए जो भी है हम आए उनकी वजह से हैं। उनका सम्मान, उनकी इज़्ज़त जो है वो हमेशा सर्वोपरि रहनी चाहिए और जो पल भी मिले उनकी सेवा करना चाहिए। माता-पिता की सेवा कर दी, किसी भगवान की आपको इबादत करने की भी ज़रूरत नहीं होती, कि वो माता-पिता में वो भगवान का स्वरूप हम देखते हैं। जो जीते जी नहीं किए किसी का, तो फिर दूसरे का क्या करेंगे? सबसे बड़ी इज़्ज़त वो होती है। और इसी कड़ी में आप यकीन भी करेंगे, मेरा भाई अपने रिलायंस की नौकरी छोड़ के भोपाल से चला आया था कि मैं अपने फ़ादर की हिफ़ाज़त करूँगा, अपनी देखभाल करूँगा। नौकरी छोड़ कर के आ गया। मैंने यहाँ अपनी नौकरी छोड़ दी, जबकि मेरा भाई बोलता था कि आप अपनी नौकरी करो, मैं देखभाल करूँगा। ये मोहब्बत। हाँ, मोहब्बत है। 2 बहनें हैं, दोनों बहनों का ये था कि माँ-बाप के 4 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन हमारे तो एक ही माँ-बाप हैं। हम अपने हिस्से का क्या कर सकते हैं? ये कहने का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, ये बताना संदेश देना चाहता हूँ, अपने हिस्से का काम करो, ख़ासकर माँ-बाप के लिए। बच्चों के प्रति ज़िम्मेदारी है, माँ-बाप बन के आप बच्चों के लिए अपने करिए। तो वो था, इसलिए मुझे बीआरएस लेना पड़ा। उसके बाद की लाइफ कैसी है? बीआरएस एक लेकर सोल्जर की लाइफ, एक सिविलियन की लाइफ, दोनों बीआरएस में। लेने के बाद फिर फ़ादर साहब मेरे ज़्यादा नहीं जी पाए, ये बीमारी उनको ज़्यादा थी। फिर वो साल भर ही रह पाए साथ में, फिर चले गए। फिर इस बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उन्होंने मेरा चयन किया एक प्रवर्तन दल अधिकारी के तौर पर फिरोजाबाद नगर निगम में। 5 साल मैंने वहाँ सेवाएँ दी और फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद है जो आगरा में है, आगरा ज़ोन का, इसके अंदर मैं प्रवर्तन दल अधिकारी हूँ। एक चेंज बहुत देखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को सैन्य शिक्षा बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एक वो चीज़ है जो लेकर के अपना, जो मिसिंग है लोगों के वो बीच आर्मी में, में मिल सकते हैं। वक़्त की कदर नहीं है लोगों की। टाइम जो निकल रहा है वो निकल रहा है, वो लौट के नहीं आ रहा है। हमको टाइम मैनेजमेंट नहीं मालूम है। ड्यूटी, ज़िम्मेदारी, ये चीज़ें कुछ होती है जो हम नहीं निभा पा रहे हैं। हम पूछ लें किसी भी व्यक्ति से कि भई क्या तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ, तो आपने इसके लिए क्या प्रयास किए? तो वहाँ चुप हो जाता है। चुप हो जा। सरकार को दोष देना, परिवार को दोष देना, समाज को दोष देना बड़ा आसान है। हमारे प्रयास कहाँ तक सार्थक थे वो हमको देखिए। वो नहीं दिख। तो ये मिसिंग मैंने यहाँ लोगों में देखा, और ये देखा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो अपनी कुर्सी के ऊपर आ गया है, तो वो ड्यूटी वाली चीज़, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ ख़त्म है। अगर मुझे करना है, करना है। सैनिक के तौर पे मेरे पास हथियार है या नहीं है, चाहे मैं पत्थर मारूँ, हम शिकायतें वैसे पब्लिक को नहीं बोलेंगे, हम अपनी ज़िम्मेदारी लास्ट मोमेंट तक करूँगा। आधा पैर कटा हुआ तब भी मैं करूँगा। यहाँ नहीं है। यहाँ पर अगर आया तो अपना कर्तव्य समझो ना, कोई आया है तो कोई भी आएगा, आम पब्लिक की सेवा के लिए अगर हम बैठे हैं, कोई हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, उनका काम है करना। यहाँ शिकायतें आती हैं, भई शिकायतें को निस्तारण के लिए तो बैठे हुए हैं। जी। तो उस वो चीज़ भावना चली आएगी, तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल और मैं ले लूँगा कि मैं भूल गया बीच में पूछना आपसे कि वो अग्निवीर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? 4 साल कोई यूथ जॉब करेगा, उसके बाद उसे पता नहीं क्या होगा उसका। जो अग्निवीर के बारे में आपने बताया, इसके बारे में बड़ी चर्चा चली है, कोई लोग पक्ष में बोल रहे हैं, विपक्ष में बोल रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। लेकिन और ज़्यादातर लोगों ने इसको सिर्फ़ मॉनेटरी बेसिस पे, यानी कि वित्तीय के फ़ायदे का ब रूप में देखा कि 4 साल के बाद बच्चा आ जाएगा, घर में आ जाएगा, उसके बाद मौके होंगे, बहुत अच्छी बात है। पैसा आ जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। ट्रेन्ड युवक हमको मिल जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन 4 साल के अंदर हासिल क्या करना चाहते हैं? इसके पीछे मकसद क्या है कि 4 साल अगर हमको मिल रहा है? 4 साल अगर आप देखें तो हम 4 साल में तो अपने को फ्रेशर ही मानते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, सही उसको बात। एक्सपीरियंस ना मानते हैं। सही बात। वहाँ भी करो ना, हर जगह कीजिए फिर। फिर अग्निवीर तो आपको आईएएस सिविल सर्विसेज के लिए भी अग्निवीर देकर के आ जाना चाहिए। नहीं मिलेंगे अग्निवीर।
अच्छा बंदा जाएगा और पूरा प्रशासनिक चीज़ें की हैं, दूसरी जगह पहुँचाओ। देश की सुरक्षा के साथ क्यों? ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो अग्निवीर जो है, वो अग्निवीर को लेकर आना है तो हम उसको एक टेरिटोरियल या प्रादेशिक सेना जिसको बोलते हैं, उसके अंदर लेकर के आएँ। प्रादेशिक सेना के अंदर उनकी संख्या बढ़ाई जाए। मेरा एक सवाल और जो है, विचार कई बार कौनता है बीच में कि अगर ये ट्रेंड युवक है, इनको आप कहाँ लेके जाओगे? 25% तो वो आरक्षण मैं यह आपसे सुनना चाहता था। 20% योगी जी ने अभी बोला कि हमारे पुलिस क्षेत्र में चले आएंगे। मैं यही चाहता हूँ। मेरा मानना है कि 100% क्यों नहीं हो रहे, लेकिन इससे सेना को क्या फायदा है? दो चीज होगी। सेना को क्या फायदा है कि हम 4 साल किया? हाँ, ये बात सही है। 4 साल की जगह इसको 8 साल या 9 साल किया होता, फिर उसमें से जो वॉलंटियर जो सही होते उन्हीं को आगे रखा जाता, तो चीज़ कुछ समझ में आता। 4 साल बहुत जल्दी है कि उसमें 1.5 साल तो उनकी ट्रेनिंग में चले जाते हैं। तो वो 4 साल तो ट्रेनिंग में तो बेसिक ट्रेनिंग में जाते हैं। इसके बाद हथियारों में महारत हासिल करना, सब करना, वो तो बेसिक है। लेकिन पारंगत बनाना किसी चीज़ के लिए उसका वक्त ज़्यादा लगता है। अब जो बच्चे तुम्हारे आपके निकल के गए हैं, उनको संभालेगा कौन? उनके पास तो जोश, जज़्बा, पक्का इरादा वो गया है। सर्कस में देखा होगा कि शेर एक रिंग मास्टर के इधर उँगली करता, उधर करता, कूदता फांदता रहता है। शेर क्या इतना कमज़ोर है? नहीं। हाथी क्या इतना कमज़ोर है? नहीं। उसको ट्रेनिंग दे करके उसमें कन्वर्ट किया गया है कि वो इशारा कर ले। हम क्या करते हैं, हम अपने युवक को वहाँ से लाते हैं, हम उसको रॉ बोलते हैं, कच्चा बोलते हैं। उसको फिर फौजी माहौल में ढालते हैं 1.5 साल तक, पक्का बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, जिससे कि हमारे आदेशों का पालन कर पाए, नियम कायदे कानून को समझ पाए, घोड़े की तरह अपना वो चले, उसको देश, अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, ये चीज़ उसको सर्वोपरि बनाता है। यही तो वजह है कि दूसरे लोग और सेना में फ़र्क है। आते इतने हैं, सिलेक्शन कितना टफ होता है जवान का, कदम कदम पर सिलेक्शन उसका और टफ होता है। और जब हम इतना बना करके, इतना रिसोर्सेज चेंज करके जब व्यक्ति को उसको फौजी बना देते हैं, और फौजी बनाने के बाद उसको 4 साल के बाद बोला जाता है अब चले जाएं, एक तो वो जोश जज्बा कहाँ से आएगा? उसके मन में तो आगे की 4 साल के बाद की जिंदगी है। कुछ एक होंगे जो जाना चाहते होंगे। मैं कहते जो मेडिकल रूप से अक्षम है उनको आप निकालें, उनको कोई दूसरी जॉब दे दें, समझ में आता है। लेकिन जिन लोगों को जॉब मिल गई अर्धसेना बल में, उसको मान लो 50% मिल गए, अब 50% जो बाकी है वो कहाँ जाएंगे? तो मुझे खतरा है कि जो ट्रेंड है, और युवक है 22 साल का, 18 साल में भर्ती हुआ, 4 साल के बाद निकल गया, 22-23 साल का वो जवान है जिसमें जोश जज्बा सब कुछ है, फिर साथ में पैसा भी आ गया। भाई क्या हमने उसको ट्रेनिंग दे रखी है सिविल में जाके वो कुछ करना? फौज ने तो छोड़ दिया ना, तेरा यहीं तक का हमारे साथ था, अब तू अपना जा, तू अपना दे। ना पेंशन है ना कुछ है। आज मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ बात करता रहूंगा। मैंने फौज के वीआरएस के बाद भी मैं 5 साल रिजर्व में था। अब उनको जब बुलाओगे या कुछ करोगे, लेकिन वो जज्बा है उनके पास नहीं है। हम कहने के लिए कह दें, लेकिन अगर जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पे इस स्कीम से सेना को मैं समझता हूँ लाभ नहीं है। हाँ, थोड़ा करना भी है, इसका वक्त 5-1 साल और बढ़ाया जाए, तब तक बंदा तैयार हो जाता है, ज़हनी तौर पे भी तैयार होता है। फिर जिसने जाना है वो भी वॉलंटियर करो, जिसने जाना है उसको रोका ना जाए। हालात अगर कोई जुद के हालात या कोई ऐसे हालात होते तब रोक दिया जाए, और तब उनको वहाँ भेजा जाए, तो चीज़ समझ में आती है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। बाहर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो तो मालूम हो तो वो किसी लड़ाई हो तो उसे हथियार भी चला रहा है। ये कोई गैंग भी बना करके बैठ गया तो? मतलब मैं नहीं कह रहा ऐसा हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। या एंटी सोशल एलिमेंट है, या देश के खिलाफ कोई कार्रवाई करना, उसके लिए भी कार्रवाई कर सकते हैं। कोई गैंगस्टर टाइप का भी बन जाए, क्योंकि उसको तो सब महारत हासिल है ना। तो भगवान ना करे ऐसा हो जाए। एक पल के लिए विचार कौनता है, अगर हमको तो सब चीज़ें सोचनी है। एक इस बारे में विचार करे तो कुछ भी कर सकता है। तो जो ट्रेंड यूथ है, उनको हमको अग्निवीर वाले को जो निकला है उसको हमको
किसी जगह लगाना पड़ेगा, एक बंदा भी बचे ना, तब तो आपकी सक्सेसफुल स्कीम है, वरना समाज के लिए खतरा हो जाएगा। भगवान करे मेरी बात झूठ हो, लेकिन समाज के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, ये क्वेश्चन मार्क के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो इस दिशा में करें, एक भी अग्निवीर बचे ना, दूसरे सेना में अग्निवीर ना करें, या तो प्रादेशिक सेना की पलटनें बढ़ाई जाए, या इनको किसी पुलिस फोर्स वगैरह के लिए कितना अच्छा है, उसके अंदर भी चले जाएंगे, ट्रेंड आदमी चले जाएंगे। हमारे, मैं यूपी की पर से बात करता हूँ, हम उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, कि हमारे एसटीएफ बनी हुई है, या अभी 5-6 बटालियन को मिला के सीआईएसएफ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सिक्योरिटी फोर्स कुछ बना रखी है, यूपीएसएफ टाइप का कुछ बना रखा है। ऐसे पलटनों में उनके लिए भेजा जाए, बल्कि अब अधिकारी भेजे जाएं, जो हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले होते हैं, वो चले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जीएम खान साहब हमारे शो में आए, और आगे भी आपसे किसी न किसी टॉपिक पे बात होती रहेगी। धन्यवाद। है कि